हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 20 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, यूएस में 5G रोल आउट हुआ है। अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में इंटरफेरेंस हो सकता है, तो यही प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट द रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल सर्विस इन द यूएस कुड पोटेंशियली इंटरफेयर विद एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम्स। अब यहाँ पर ऑल्टीमीटर्स की बात की गई। ऑल्टीमीटर्स क्या होते हैं? तो ऑल्टीमीटर्स मेजर हाउ फार अबव द ग्राउंड एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग। तो कितना ऊपर यहाँ पर एयरप्लेन फ्लाई हो रहा है, वही मेजर करते हैं यहाँ पर ऑल्टीमीटर से। Commercial 5G deployment is near the frequency of the airwaves being used by वाइड बॉडी एयरप्लेन इंस्ट्रूमेंट्स। तो एयरप्लेन इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर जिस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, बेसिकली यहाँ पर 5G में भी सेम ही फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अक्रॉस जोग्राफीज एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज एज वेल एज एयरलाइंस हैव आर्ग्यूड दैट इफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ कमर्शियल 5G डिप्लॉयमेंट इज नियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयरवेव्स बीइंग यूज्ड बाय द वाइड बॉडी एयरप्लेन इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ऑल्टीमीटर भी सेम ही यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डिसरप्शन क्रिएट हो सकता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर सेकंड न्यूज़ है, सेंटर टू रैंक स्टेट्स ऑन फास्टर ग्रीन नोट्स फ्यूअर डिटेल सॉर्ट। तो बेसिकली अब क्या है, जो सेंटर है वो स्टेट्स को रैंक करेगा कि कौन सा स्टेट कितनी जल्दी यहाँ पर एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे देता है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इन अ कंट्रोवर्शियल मूव द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज डिसाइडेड टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स बाय रैंकिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ इफिशिएंसी एंड टाइमलाइंस इन ग्रांट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। अगर देखा जाए तो जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्लियरेंस सेंटर देता है, लेकिन बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर जो क्लियरेंस होती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, वो यहाँ पर स्टेट्स देते हैं। तो while major category A projects like highways are cleared by the center, the rest including mining, thermal plants, river valley and infra projects fall under the purview of state bodies except in case of huge projects. So it has been decided to incentivize the states through a star rating system based on efficiency and timelines in grant of environment clearance. तो यहाँ पर कौन सा स्टेट कितनी जल्दी environment clearance देता है प्रोजेक्ट्स को, उसके बेसिस में यहाँ पर स्टेट्स को रैंक किया जाएगा, ताकि स्टेट्स यहाँ पर इंसेंटिवाइज हो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग और वो जल्द से जल्द यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दें। आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब सेंट्रल एशियन लीडर्स यहाँ पर रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए आने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोविड पैंडेमिक चल रहा है, इसीलिए वर्चुअल समिट होस्ट की जाएगी फॉर सेंट्रल एशियन लीडर्स। तो विद द विजिट ऑफ द लीडर्स ऑफ 5 सेंट्रल एशियन नेशंस कैंसल्ड ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन इन द कंट्री, इंडिया विल होस्ट द प्रेसिडेंट्स ऑफ कजाकिस्तान, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan who were to be chief guests at the Republic Day function for a virtual summit that will be held on January 27। तो 27 जनवरी को यहाँ पर वर्चुअल समिट होगी, जिसमें यहाँ पर पांचों ही सेंट्रल एशियन लीडर्स होंगे। अब इसमें से 3 कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये 3 कंट्रीज़ इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों कंट्रीज़ यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का ये एक पार्ट है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर मिलन एक्सरसाइज की बात की गई है, तो इंडियन नेवीज बायनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन, तो ये बेसिकली 2 साल में एक बार होती है और इंडियन नेवी की ये बायनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। और इस बार का थीम क्या होने वाला है एक्सरसाइज का? तो वो होगा कमाराडरी, कोहेजन, कोलाबोरेशन। और ये जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर होने वाली विशाखापट्टनम में। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया और चाइना की सिमिलर पर कैपिटा जीडीपी थी अगर हम 1983 में देखें, लेकिन आज हम अगर चाइना की पर कैपिटा जीडीपी देखें तो इंडिया के कंपैरिजन में वो 5 टाइम्स ज़्यादा है। अब इसके 2 रीज़न है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा और चाइना ने एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा किए हैं, तो 2 रीज़न की वजह से हम देख सकते हैं ये जो चाइना की पर कैपिटा जीडीपी है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चाइनीज़ इकोनॉमी, ट्रांजिटिंग इट फ्रॉम अ लोअर टू हायर पर कैपिटा जीडीपी। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से जो चाइना की पर कैपिटा जीडीपी आज इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इंडिया क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए? तो इंडिया भी उसके लिए स्टेप्स ले रहा है। जो भी लॉस्ट ग्राउंड है हम उसको यहाँ पर वापस से गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल फोन्स एंड रूम एयर कंडीशनर sectors in recent times have shown us the formula for expansion of the manufacturing sector and growing exports। अगर 2014 में देखें तो वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन 2014-15 में जो मोबाइल फ़ोन के इंपोर्ट थे वो लगभग $8 बिलियन को भी एक्सीड कर चुके हैं। हम इतनी ज़्यादा वैल्यू के यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स को इंपोर्ट करते थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स हैं, उसका बिल यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट से भी ज़्यादा आने लग गया था।
गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक एफडीआई कर दिया गया, 100% ऑटोमेटिक एफडीआई कर दिया गया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई ताकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसको यहाँ पर बूस्ट मिल सके। कुछ स्कीम्स लेकर आई गई, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इससे हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन्स में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई मोबाइल फ़ोन्स की। लेकिन अभी भी हम लोअर क्वालिटी मोबाइल फ़ोन्स ही बना पाते हैं। तो दे हैव अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट, created lakhs of jobs and have removed us from being a net importer to a net exporter। जो हमारी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अगर हम वैल्यू एडिशन देखें तो हम बहुत कम वैल्यू एडिशन कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़। सैमसंग रन्स द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो सैमसंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यहाँ पर यूपी में है। हमने यहाँ पर यूएस और साउथ कोरिया को पीछे छोड़ दिया है टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर अस। अब नेक्स्ट फ्रंटियर क्या है, हमने मैन्युफैक्चरिंग पे तो अच्छा काम किया, हमने मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना शुरू कर दी। नेक्स्ट फ्रंटियर ये है कि हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। जो हमारी मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर लो वैल्यू स्मार्टफोन्स हैं। तो आर मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स आर प्राइमरली लिमिटेड टू फीचर फोन्स एंड लो वैल्यू स्मार्टफोन्स। तो यही बेसिकली हमें वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। वैल्यू एडिशन अगर हमारे मोबाइल फ़ोन्स में देखा जाए तो सिर्फ 15-20% है एज़ कम्पेयर टू चाइना, जहाँ पर वैल्यू एडिशन फ़ोन्स में 40% का होता है। तो बेसिकली ये लोग सिर्फ असेंबलिंग नहीं करते हैं, ये लोग वैल्यू एडिशन भी करते हैं। तो वही हमें अब करने की ज़रूरत है, जैसे कि डिस्प्ले पैनल असेंबली, कैमरा मॉड्यूल्स, बैटरीज, चार्जर्स, पीसीबी असेंबली, ये सब अब इंडिया में ही बना के असेंबल कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा हो सके। बाकी हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिसमें हम ताइवान के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। रूम एसी सेक्टर हैज़ परफॉर्म्ड सिमिलरली। अगर रूम एसी सेक्टर को भी देखें तो हम ज़्यादातर यहाँ पर वर्थ ₹41 बिलियन इन 2017-18 हम यहाँ पर इम्पोर्ट करते थे। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड मल्टीपल मेजर्स सच एज द पीएमपी स्कीम। यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेफ्रिजरेंट फिल्ड एसीज का इंपोर्ट बंद करा दिया था। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी थी क्रिटिकल कंपोनेंट्स के ऊपर, ताकि यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। आर इम्पोर्ट ऑफ आर एसीज हैव शिफ्टेड फ्रॉम। लेकिन अभी भी देखा जाए तो आर एसीज हम यहाँ पर इंपोर्ट ही करते हैं। अगर चाइना से इंपोर्ट नहीं करते हैं तो हम किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले कंट्री के साथ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर थाईलैंड के साथ, जहाँ पर तो इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगती है क्योंकि इन कंट्रीज़ के साथ हमारा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी क्या करने की ज़रूरत है, अगर हमें यहाँ पर चाइना के पर कैपिटा जीडीपी के और पहुँचना है तो बेसिकली हमें मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा करना है और एक्सपोर्ट्स को बहुत अच्छा करना है। अ जुडिशियस मिक्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाना ठीक है, फिनिश्ड गुड्स की बैनिंग कर दी कि फिनिश्ड गुड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम्स, 100% एफडीआई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की कोशिश की गई है ताकि इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। अब जैसा हमने यहाँ पर एसी में किया और मोबाइल फ़ोन्स में किया, तो सेम हमें करने की ज़रूरत है स्टील में, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो कंपोनेंट्स में, टॉयज़, बल्क ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1980s में हम डायरेक्टली यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर सर्विस सेक्टर पर चले गए और हमने मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा डेवलप किया ही नहीं। तो अब ये टाइम आ चुका है कि मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करें। तो मैनी ऑफ आर पीयर्स आर अहेड ऑफ अस। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हमसे आगे हैं, जैसे कि वियतनाम, चाइना, लेकिन उनके पास डोमेस्टिक मार्केट नहीं है जो कि हमारे पास है। तो एक हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारे पास यहाँ डोमेस्टिक मार्केट है। तो मैनी ऑफ आर पीयर्स आर अहेड ऑफ अस इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट नन ऑफ देम हैज़ अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट लाइक अस। अब यही ज़रूरत है कि क्या करने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन हो यहाँ पर सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में, रूल ऑफ लॉ हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा हो ताकि यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दिखें, क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव मिले सबको चाइना का, ताकि यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट्स और हम भी यहाँ पर चाइना के कंपैरिजन में जो हमारा पर कैपिटा जीडीपी है वो भी बहुत आगे बढ़े। आगे हम चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। अभी जो 13th अमेंडमेंट है श्रीलंका में, ये 13th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। टू इंश्योर तमिल स्पीकिंग पीपल टू लिव विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, पीस एंड सिक्योरिटी इन द एरियाज ऑफ द नेचुरल हैबिटेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो तमिल ओरिजिन के लोग हैं उनके पास उनको राइट देना चाहिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो वही यहाँ पर 13th अमेंडमेंट है श्रीलंका में। तो इतना बस आपको पता होना चाहिए, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। द डिबेट ओवर मैरिटल रेप, तो ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात की गई है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है मैरिटल रेप इम्यूनिटी जो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 375 में, वो कितना सही है। तो जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, जो कि यहाँ पर रेप के साथ डील करता है, उसमें मैरिटल रेप को इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। अब मैरिटल रेप को इम्यूनिटी देना कितना सही है, तो क्रूशियल एग्जम्पशन यही दिया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैरिटल रेप है उसको यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड
की गई है और उसको यहाँ पर रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब वाई इज़ दिस प्रोविजन इन प्लेस, अब ये प्रोविजन प्लेस में क्यों है? अब पोस्ट कॉलोनियल कॉमन लॉ देखें तो सारे ही कंट्रीज़ में मैरिटल रेप को इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई थी। वो बेसिकली इसीलिए प्रोवाइड की गई थी क्योंकि दो एजम्पशंस है। पहला तो ये कि अगर शादी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि कंसेंट दे दी गई इन परपेचुइटी, हमेशा के लिए कंसेंट दे दी गई। तो दिस इज द एजम्पशन दैट ऑन मैरिज अ वुमन गिव्स कंसेंट हेल्ड बाय हर हस्बैंड इन परपेचुइटी विच शी कांट रिट्रैक्ट, और वो इस कंसेंट को वापस नहीं ले सकती है। तो बेसिकली इस बात के ऊपर बेस्ड है ये एजम्पशन, जो वुमेन है वो यहाँ पर मैन की प्रॉपर्टी है, तो उस एजम्पशन के बेसिस पे ये माना गया है कि कंसेंट यहाँ पर परपेचुटी में दे दी गई है। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्स। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी की शादी होती है तो बेसिकली वो प्रोक्रिएशन के लिए शादी होती है, तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके लिए यहाँ पर कंसेंट दे दी जा चुकी है। तो दिस इज द assumption दैट अ वुमन इज ड्यूटी बाउंड और इज ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ मैरिज सिंस द एम ऑफ द मैरिज इज प्रोक्रिएशन, और वुमेन इसको डिनाई नहीं कर सकती है। मैरिटल रेप अगर देखें तो बहुत सारे कंट्रीज़ में यहाँ पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कर दिया था 1991 में, फिर कनाडा में 1983 में, साउथ अफ्रीका में 1993 में, ऑस्ट्रेलिया में 1981, लेकिन इंडिया में अभी तक मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं हुआ है। मैरिटल रेप अब कौन कौन से राइट्स के अगेंस्ट जाता है? तो मैरिटल रेप इम्यूनिटी स्टैंड्स अगेंस्ट द राइट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, तो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अगेंस्ट है, सेक्सुअल एंड पर्सनल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है, तो बहुत सारे राइट्स के अगेंस्ट जाता है। The petitioners have also argued that it creates an unreasonable classification between married and unmarried women. तो बेसिकली मैरिड और अनमैरिड वुमेन को क्लासीफाई करने की बात करते हैं कि अगर यहाँ पर अनमैरिड वुमेन के साथ है तब तो उसको रेप कहेंगे अगर उसकी कंसेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैरिड वुमेन के साथ है तो उसको रेप नहीं कहेंगे, तो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। द पिटिशनर्स हैव आर्ग्यूड दैट सिंस कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड, अब कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि जो यहाँ पर कंसेंट है वो बिटवीन अ सेक्सुअल प्रोसेस भी वापस ली जा सकती है। तो आप मैरिज में ऐसे कैसे बोल सकते हैं जो यहाँ पर कंसेंट है वो परपेचुटी तक दे दी गई है? तो पिटिशनर्स हैव आर्ग्यूड दैट सिंस कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट कंसेंट कैन बी विथड्रॉन इवन ड्यूरिंग इन बिटवीन अ सेक्सुअल एक्ट, द अजम्पशन ऑफ कंसेंट इन परपेचुटी ये बेसिकली लीगली वैलिड है ही नहीं। अब सेंटर का क्या स्टैंड है? सेंटर का यही स्टैंड है कि अगर हम यहाँ पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है, वो हैम्पर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स स्पैंड फ्रॉम प्रोटेक्टिंग मैन फ्रॉम पॉसिबल मिसयूज ऑफ लॉ बाय द वाइफ्स। अब यहाँ पर सेंटर का ये भी कहना है कि अगर हमने यहाँ पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया तो बहुत सारी विमेन ऐसा होंगी जो कि इन लॉज का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगी। वॉट अबाउट एप्रीहेंशंस ऑन फेक केसेस? अब फेक केसेस हों उसकी वजह से आप लॉ ही मत बनाओ, ये तो बहुत ही गलत व्यू पॉइंट है। तो वाइल इट इज़ क्रूशल टू इंश्योर दैट एनी लॉ इज़ नॉट मिसयूज, द अब लॉ मिसयूज ना हो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ स्टैंड बाइज बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉ ही मत बनाओ उसके लिए। तो कोर्ट विल हैव टू लुक इनटू वेदर द ओनली वे टू प्रिवेंट मिसयूज इज बाय गिविंग अ ब्लैंकेट लीगल इम्यूनिटी फॉर मैरिड मैन अगेंस्ट मैरिटल रेप। जेएस वर्मा कमेटी बनी थी 2013 में। जेएस वर्मा कमेटी ने ये बात बोली थी कि मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन उसे हटा देना चाहिए और मैरिटल रेप को भी यहाँ पर रेप कंसिडर किया जाना चाहिए और उसको यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। 2013 में जेएस वर्मा कमेटी की भी ये रिकमेंडेशन थी। द ग्लोबल टोल ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू ड्रग्स, तो बेसिकली यहाँ पर एएमआर की बात की गई है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। यहाँ पर ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और कोविड में लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ज़्यादा डेवलप हो रही है। इसीलिए जो डिजीजेज आसानी से दवाई से दूर हो सकती थी वो अब नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर हाउदीज़ की बात की गई। हाउदीज़ कौन है? तो हाउदीज़ आर अ लार्ज क्लैन बिलोंगिंग टू अ जायदी शिया सेक्ट। तो बेसिकली हाउदीज़ जो हैं वो शिया सेक्ट को बिलोंग करते हैं और ये यमन की प्रोविंस में रहते हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो है यमन के नॉर्थ वेस्टर्न सादा प्रोविंस में और जायदी की पॉपुलेशन लगभग 35% ऑफ द यमन्स पॉपुलेशन। यमन कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप मैप पे इसकी लोकेशन देख लेना। ये रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन के जंक्शन के ऊपर लोकेटेड है और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कमांड करती है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब। तो ये आपको पता होना चाहिए, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के जंक्शन पे है और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट है बाब अल मंडब। इकोनॉमी पेज पे हम ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे, हाउ हाई टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक गेट्स में नेगेट पीएलआई गेन्स। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको क्यों नुकसान हो सकता है अगर गवर्नमेंट यहाँ पर लगातार हाई टैरिफ लगाएगी? तो बेसिकली इसीलिए हो सकता है क्योंकि कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया को ये पता है, क्योंकि उन कंपनीज़ को ये पता है कि यहाँ पर आएंगे तो जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगेगा।
अब यही यहाँ पर डिफरेंस बताया गया कि वियतनाम, चाइना और इंडिया में क्या डिफरेंस। तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगाता है, हैवी रिलायंस इंडिया टैरिफ पर रखता है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेकर्स है वो इंडिया में नहीं आना चाहते, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते इंडिया में। तो कंपनीज विद एक्सटेंसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स आर रिलक्टेंट टू एंटर इंडिया व्हेन टैरिफ्स फॉर कंपोनेंट्स फॉर हाई, क्योंकि इंडिया में जो कंपोनेंट्स के टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।